हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नीतीश डायमंड। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2014 में द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो में हम आपको अंतिम में एक सवाल भी पूछेंगे और साथ ही साथ पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब भी हम देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर पाएँ। पहला सवाल है हमारा, उत्तल लेंस के एक उपयोग को लिखें। तो उत्तल लेंस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि गाड़ियों में जो बगल में दर्पण लगा हुआ होता है जिससे लोग पीछे से आने वाले किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा सवाल है हमारा, डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? देखिए, डायनेमो यानी कि जो जनरेटर होता है वह, देखिए डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी कि डायनेमो जब घूमता है तो हमें विद्युत ऊर्जा देने का काम करता है, इसलिए यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तीसरा सवाल है हमारा, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है और दोनों का एसआई मात्रक, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चौथा सवाल है आपका, प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें जो सवाल कर रहा है उस अनुसार सबसे पहले हम फोटो बनाते हैं। कोई भी हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। अब इस प्रिज्म में हमें क्या करना है, इस प्रिज्म में हम एक आपतित किरण को लाते हैं और ये किरण इस तरह से आती है और ऐसे यह किरण अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण, देखिए ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये जाने वाली किरण, जो किरण बाहर निकल गई है, इसको निर्गत किरण कहते हैं। तो इस दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम इसको थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं। देखिए, आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इस दोनों के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। दोनों के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, अगर कोई प्रिज्म है तो इसको ए, बी और सी मान लें, तो इसमें इस दोनों भुजा के बीच के कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। 5, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश जब विभिन्न भागों में विभक्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश में कुल मिलाकर के 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। छठा सवाल है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखाएं क्या क्या होती है? तो जो सोई हुई रेखा होती है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो खड़ी रेखा होती है इसको सीधी रेखा कहते हैं। अब क्षैतिज रेखा जो होती है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और इसकी कुल संख्या 7 होती है। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसको वर्ग कहा जाता है और इसकी कुल संख्या 18 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? देखिए, लाफिंग गैस या फिर इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, N2O। इसको नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 8, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहा जाता है या फिर इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका,
क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा कि हाँ, लिथियम को बिल्कुल चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम के अलावे इसके अलावे भी और दो धातु हैं, जैसे आपका सोडियम हो जाता है और पोटेशियम हो जाता है। तो ये दोनों धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम धातु होते हैं और इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। और किस में डुबा करके नहीं रखते हैं? तो याद रखिएगा इसको पानी में डुबा करके नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, एमएन अति तनु HNO3 से भी क्रिया कर कौन सी गैस बनाता है? तो देखिए, जब धातु अम्ल से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। नेक्स्ट सवाल, चिपको आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1972 ईस्वी से शुरू होती है और यह उत्तराखंड से शुरू होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में उत्तराखंड से शुरू होती है। उत्तराखंड का में एक जगह है जिसका नाम है गढ़वाल। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के गढ़वाल नामक जगह से शुरू होती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका नेतृत्व किए थे चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 12 है आपका, बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। देखिए, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसे हम आपको बोल देते हैं और इसे आप अपने एक नोट में लिख लें ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएँ। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, पेड़ पौधे जो होती है, पेड़ पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे उसका हो जाता है तना, पत्ती। तो इन सभी भागों से में जो भी जल बनता है और यह जल जब वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगता है तो इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि पेड़ पौधे के पत्ती या अन्य अवायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, परपोषी किसे कहते हैं? और परपोषी का नाम आपको बताना है। तो परपोषी क्या होता है? तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है। इसमें आपका आ जाता है मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए ये हमेशा दूसरे जीव पर निर्भर करेंगे और दूसरे जीव के शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें हो जाता है आपका, जैसे मान लीजिए जू हो जाता है जिसको हम लोग ढील भी कहते हैं, और आपका हो जाता है जैसे खटमल। ठीक है, जिसे उरीस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो जीव होते हैं ये परपोषी कहलाते हैं। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। देखिए, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अवशेषी अंग होता क्या है। अवशेषी अंग वैसे अंगों को कहा जाता है जो हमारे शरीर में बेकार होते हैं, यानी कि उसके रहने और ना रहने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है और किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। यानी कि जिस अंग का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है और वो बेकार में पड़े होते हैं, तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर पे आपका आ जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये अवशेषी अंग है। इसके अलावा होता है जैसे आपका कान जो होता है, तो कान का जो बाहरी भाग है ये भी अवशेषी अंग है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं शरीर के बाहर उग जाते हैं, तो वो भी अवशेषी अंग की ही श्रेणी में गिना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। 15, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। शाकाहारी किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि वो फल फूल और साग सब्जियों को खा करके अपना गुजर बसर करते हैं, तो ऐसे जीवों को शाकाहारी जीव कहा जाता है। जैसे हो जाता है आपका चूहा, गाय, ठीक है, हिरन। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हैं। ऐसे जीवों को
शाकाहारी जीव कहा जाता है। ठीक है। और मांसाहारी किसे कहते हैं? तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। बहुविकल्प। चलिए अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो आपका पहला सवाल है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, अगर इसको आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरह से सभी प्रतिरोध समान है, तो इस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे। और जब आपका इस लघुत्तम लेते हैं इसका, तो आपको आ जाता है और नीचे आर, और ऊपर में मान लीजिए अगर इसमें कुल मिलाकर के एन प्रतिरोध हैं तो आपका ऊपर में आ जाएगा एन, यानी कि अगर आप इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहेंगे आर पी, तो आपको हो जाएगा आर बटे एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो समांतर क्रम के लिए आप याद रखिएगा, सूत्र हो जाता है आर बटे एन। और अगर आपसे पूछ दे श्रेणी क्रम के लिए तो याद रखिएगा एन आर होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो एक कूलम विद्युत आवेश जो होता है यह 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, या 18 प्रोटॉन से मिलकर बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा आप सही कर लेंगे, यहाँ पे 18 होगा पावर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथे सवाल को देखते हैं, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे ओम हो जाएगा, 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? यानी कि विद्युत धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है, आई का मान। तो आई बराबर एक सूत्र होता है V बटे आर। और यहाँ से देखिए हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए आई बराबर सूत्र होता है V बटे आर। यहाँ पे आपको V का मान दिया हुआ है 220 और आर का मान आपको दिया हुआ है 55। इसको आप 4 से काटेंगे, कट जाएगा, यानी कि 4 एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 5 को देखते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? याद रखिएगा, उसको आकाश काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 के WH जो होता है वह 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसको थोड़ा आप सही कर लेंगे, यहाँ पे पावर में 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट भी बोला जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आपका हो जाता है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो जब आप लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प यानी कि H2O प्रवाहित करते हैं तो आपको प्राप्त होता है Fe3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आप याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, इसे आप याद ही कर लेंगे, और बहुत बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा आप, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? उजला होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका,
हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वह लगभग 7 के आसपास होता है। तो 7 के आसपास जो भी ऑप्शन है उसे आप टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका जवाब हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं। बेकिंग पाउडर का सूत्र हो जाता है आपका NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे Na2CO3 किसका सूत्र होता है? तो ये होता है आपका धोबन सोडा का सूत्र होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, जिसको आप संगमरमर या खरिया भी कहते हैं। NaNO3 ये आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखिए ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो आपका सोना जो होता है, गोल्ड, यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, और इसीलिए इसका आभूषण भी बनाया जाता है। और अगर मान लीजिए गोल्ड अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो इसका बिल्कुल भी आभूषण नहीं बनाया जाता, और अगर आभूषण बनाया भी जाता तो यह तुरंत खराब हो जाता है। तो इसी गुण के कारण जो है लड़कियां लोग या औरत लोग जो होती है वो लोग आभूषण पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 13, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा शुद्ध सोना से कभी भी आभूषण नहीं बनाया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट या 20 कैरेट सोना का यूज होता है। अगर ये 22 कैरेट है तो 124 पुराना होता है, तो इसमें 2 कैरेट कोई भी दूसरा धातु मिला दिया जाता है। इसमें कितना मिलाया जाएगा? तो 18 और 18 6 24, यानी कि 6 कैरेट मिलाया जाएगा। तो अब आप बताएं कि अगर 20 कैरेट सोना है तो इसमें दूसरा धातु कितना मिलाया जाएगा? इसका जवाब आप लिखेंगे। चलिए ये तो आपका वही सवाल आ गया, ये भी वही सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 को। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? तो बेंजीन जो होता है, याद रखिएगा बेंजीन के सदृश यौगिक को ही एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं। इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। तो रक्त की कमी से, आयरन की कमी से, अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 17। नेक्स्ट सवाल है आपका, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन का स्रावन जो है वह थायराइड ग्रंथि से होता है। यकृत क्या होता है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और इसका वजन जो होता है लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। वृक्क क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में उत्सर्जन से संबंधित है। हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम करता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा? घास, बकरी, शेर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जलीय आहार श्रृंखला का मतलब है जल में ही होना चाहिए। शैवाल, जलीय कीट, मछली, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी के सभी जल में ही रहने वाले हैं, और यह सही क्रम भी दिया हुआ है। देखिए शैवाल को जलीय कीट खा जाएगा और जलीय कीट को मछली खा जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य आ गया जो जल में नहीं रहते हैं। घास, मछली, मनुष्य ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो आपको पता है मनुष्य में
23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम आपको जो है पिछले वीडियो में भी बताए थे, जैसे कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं और घोड़ा में कितना गुणसूत्र होता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, और अंतिम सवाल है, वंश संरक्षण का उपाय क्या है। तो वंश संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, नए वृक्षारोपण के द्वारा वन संरक्षण कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि आपका तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम आपको जो है पिछले वीडियो में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो गाइस जी, पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। पहला सवाल था आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, पारा जो है यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। तो ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, और पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। और इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में भी करते हैं। अगला सवाल था आपका, मनुष्य के आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मनुष्य का आँख का जो रेटिना होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपका आज का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका सवाल है, कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 इंटू आपका आज का सवाल है, कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल मिला करके मिलाकर आपको 15 बिना ऑप्शन वाले सवाल कराए हैं और 20 ऑप्शन वाले सवाल कराए हैं। तो और ये जो भी प्रश्न हैं सभी बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप आसानी से याद कर लें, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।